हवा में ठंडक की एक लहर दौड़ गई जो अक्टूबर की सुनसान शाम को और भी भयावह बना रही थी। अरुणिमा की गाड़ी की हेडलाइट्स ने पुराने टूटे फूटे गांव की ओर जाने वाली संकरी पगडंडी पर सिर्फ 10 फीट आगे तक का रास्ता रोशन किया। उसके पति विवेक नक्शे को लेकर बेताब हो रहे थे जो उनके फोन की स्क्रीन पर धुंधला सा दिख रहा था। 1 मिनट रुको, यहां दाएं मुड़ना था क्या? विवेक ने कहा। उसकी आवाज में थकान और चिद्दाहट झलक रही थी। तुम ही तो नक्शेनवीस बनने चले थे, अरुणिमा ने हल्के से झिझकते हुए कहा, पर उसकी आंखें सड़क पर ही चिपकी हुई थीं। यह गांव श्यामपुर, तुम्हें यकीन है कि यहां कोई हेरिटेज हॉवेल है? मुझे तो यह जगह भूतहा लग रही है। सच था, शहर की चकाचौंध और शोर शराबे से दूर यह गांव समय में कहीं खो सा गया था। जर्जर मकान जिनकी खिड़कियां अंधेरे की बड़ी बड़ी आंखें लग रही थीं, सड़क के किनारे खड़े थे। हवा के साथ उनसे आती सरसराहट और चरचराहट की आवाजें कानों में डर की सिलसिली बुन रही थीं। उनकी कार के इंजन की आवाज ही इस मौत के सन्नाटे को तोड़ ढाने के लिए काफी थी। वे दोनों अपनी सालगिरह मनाने कहीं खास जगह पर जाना चाहते थे, किसी ऐसी जगह जहां से शानदार फोटोज खींचकर सोशल मीडिया पर डाली जा सके। इंटरनेट पर हॉन्टेड हेरिटेज स्टे के नाम से मशहूर इस जगह ने उन्हें लुभाया था। अब यहां आकर अरुणिमा को लग रहा था कि यह एक भूल थी। आखिरकार सड़क का अंत एक बड़े जीर्ण शीर्ण दरवाजे पर हुआ जो एक ऊंची दीवार से लगा हुआ था। दरवाजे के ऊपर लोहे की जंग लगी एक पट्टिका पर श्याम विला उकेरा हुआ था। विला नहीं, यह तो एक किला लग रहा था जिसने सदियों का इतिहास अपने पत्थरों में समेट रखा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और बेलें पूरी इमारत को अपने चंगुल में झकधे हुए थीं, मानो किसी प्राचीन राक्षस ने उसे निगल लिया हो। लो, हो गया पहुंचे, विवेक ने उत्साह दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। अरुणिमा ने गाड़ी रोकी। उसने दरवाजे की ओर देखा जो बंद था। तभी अंधेरे से एक आकृति उभरी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियों के सिवाय कुछ नहीं था, लाठी टेकता हुआ उनकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें इतनी गहरी और खोई हुई थीं कि लगता था जैसे वे अंधेरे का स्रोत हों। कौन हो तुम? बूढ़े की आवाज भीषण और खुरदुरी थी। हम बुकिंग करके आए हैं, विवेक ने कहा। अरुणिमा और विवेक शर्मा। बूढ़े ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वह उनकी आत्मा तक पहुंच रहा हो। फिर बिना एक शब्द कहे उसने दरवाजे की एक जंग लगी चाबी निकाली और ताला खोला। दरवाजे ने एक ऐसी चीत्कार भरी आवाज की जो पूरे गांव में गूंज गई। मैं कार देख लेता हूं, विवेक ने कहा। बूढ़ा उन्हें अंदर लेकर चल पड़ा। अंदर का बगीचा उजादा और जंगली हो चुका था। हवा के झोंकों के साथ दूर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, चकवा चकवा। अरुणिमा ने रुक कर सुना। यह आवाज क्या है? बूढ़े ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चकवा, उसने कहा। उसके होंठ बमुश्किल हिले। यहां का पक्षी सुनसान जगहों पर रहता है, दूर रहना उससे। वह आगे बढ़ गया। अरुणिमा के रोंगटे खड्डे हो गए। उस आवाज में एक उदासी, एक सूनापन था जो सीधे दिल में उतर रहा था। विला का मुख्य दरवाजा खुला और अंदर का अंधेरा उन्हें निगलने को आतुर लग रहा था। अंदर हवा में धूल और सड्ढन की गंध थी। बूढ़े ने एक मोमबत्ती जलाई जिसकी लौ ने कमरे में डरावनी परछाइयां नाचा दी। विशाल हॉल में पुराने सामान पड्डे थे जिन पर मोटी धूल की परत जमी थी। दीवारों पर लटके चित्रों में लोगों की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे जिंदा हों और हर पल उन पर नजर रखे हुए हों। तुम्हारा कमरा ऊपर है, बूढ़े ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया जो चरचराती हुई लग रही थी। खाना 8 बजे, कोई शोर मत करना और रात को बाहर मत निकलना। क्यों? अरुणिमा ने पूछा। बूढ़े ने उसे सीधे देखा। चकवा रात को सक्रिय होता है, वह अकेले लोगों का पीछा करता है। वह चला गया और उन्हें उस भयानक सन्नाटे में छोड़ गया। कमरा विशाल था पर उसमें एक अजीब सी दमघोंटू हवा भरी हुई थी। खिड़की से बाहर पूरा गांव अंधेरे में डूबा नजर आ रहा था। और फिर वह आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और जोर से और ज्यादा पास। चकवा चकवा। विवेक ने उसे गले लगा लिया। चिंता मत करो, यह सब इसी का हिस्सा है ना? हॉन्टेड हेरिटेज का मजा। पर अरुणिमा को यह मजा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है।
खिड़की के बाहर दूर एक पेड़ की डाल पर उसे एक बड़ी सी काली आकृति दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल चमकती हुईं। चकवा, भाग दो। वह आंखें लाल जलती हुई सी और इंसानी नहीं लग रही थीं। अरुणिमा ने आंखें मूंद लीं और फिर तेजी से खोलीं, यह सोचकर कि शायद यह उसकी थकान की वजह से कोई भ्रम है। लेकिन जब वह दोबारा देखती है तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। सिर्फ पेड़ की डाल खाली हिल रही थी, मानो कुछ ही पल पहले उस पर कोई भारी चीज बैठी हो। क्या हुआ? विवेक ने पूछा उसकी ओर देखते हुए। कुछ नहीं, बस लगा जैसे। अरुणिमा ने अपना वाक्य बीच में ही छोड़ दिया। विवेक उसे फिर से यह कहकर चुप करा देगा कि वह ओवरथिंक कर रही है। चलो सामान निकालते हैं। कमरे का माहौल गहरा दमघोंटू था। हवा स्थिर और भारी लग रही थी, जैसे सदियों पुराने सदमे और दुख को समेटे हुए हों। दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था और फर्नीचर पर लगी लकड़ी की नक्काशी अब धुंधली पड़ चुकी थी, पर उनमें एक अजीब तरह की डरावनी आकृतियां दिखाई दे रही थीं। मुड़े हुए पंख, तीखी चोंच और ऐसी आंखें जो हर कोने से देख रही थीं। सुनो, विवेक ने अचानक कहा, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? दोनों चुप हो गए। सन्नाटे के बीच नीचे से हल्की सी रेंगती हुई आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे, बहुत सावधानी से सीढ़ियां चढ़ रहा हो। कदमों की आवाज इतनी हल्की थी कि वह चीखने जैसी सन्नाटे में ही सुनाई दे पा रही थी। शायद वह बूढ़ा चौकीदार हो, विवेक ने फुसफुसाते हुए कहा, पर उसकी आवाज में भी अब आत्मविश्वास नहीं था। आवाजें उनके कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुक गईं। अरुणिमा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे की चौखट से होकर बाहर का अंधेरा दिख रहा था। अचानक वह अंधेरा और गहरा हो गया, मानो कोई बाहर खड़ा होकर दरवाजे के नीचे से झांक रहा हो। फिर वह छाया हट गई और कदमों की आवाज दूर होती चली गई। यह जगह सच में डरावनी है, अरुणिमा ने कांपती आवाज में कहा। हाँ, शायद हमें यहां से सुबह निकल जाना चाहिए, विवेक ने हामी भरते हुए कहा। अब उसका उत्साह पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। थोड़ी देर बाद भूख ने उन्हें नीचे जाने के लिए मजबूर किया। डिनिंग हॉल और भी भयानक लग रहा था। एक लंबी मेज के एक छोर पर सिर्फ 2 प्लेटें रखी थीं, जिस पर सादा और बेस्वाद खाना परोसा गया था। बूढ़ा चौकीदार दीवार के पास खड़ा था। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर एक विकृत राक्षस जैसी दिख रही थी। यहां कोई और नहीं है? विवेक ने पूछा। नहीं, बूढ़े ने संक्षिप्त उत्तर दिया, सिर्फ तुम दो और चकवा। ये चकवा आखिर है क्या? अरुणिमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़े की आंखें चमकी। वह धीरे धीरे मेज की ओर बढ़ा। चकवा कोई पक्षी नहीं है बेटा, वह एक आत्मा है। यह विला जिस जमीन पर बना है, यह उसकी जमीन थी। जब इस विला का निर्माण हुआ तो उसे मार दिया गया। अब वह हर उस शख्स का पीछा करता है जो यहां रुकता है, खासकर वो जो अकेले होते हैं। वह उन्हें अपना साथी बनाना चाहता है। उसकी बात सुनकर अरुणिमा की रूह कांप गई। बूढ़ा खिसक कर वापस अंधेरे में चला गया, मानो उसने जो कहना था कह दिया हो। रात का खाना एक डरावने खामोश रिवायत की तरह खत्म हुआ। वापस कमरे में जाते समय अरुणिमा ने ऊपर की मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर नजर डाली। वहां सबसे ऊपर एक सफेद साया सा झलका और गायब हो गया। उसने विवेक से कुछ नहीं कहा। रात गहराती गई। अरुणिमा नींद नहीं आ रही थी। विवेक बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, पर आखिरकार उसे नींद आ गई। कमरे का अंधेरा और सघन होता जा रहा था और फिर वह आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन अब वह दूर से नहीं बल्कि ठीक उनकी खिड़की के बाहर से आ रही थी। चकवा, चकवा। आवाज में एक तरह की मंत्र मुग्ध कर देने वाली, पुकारने वाली क्वालिटी थी। अरुणिमा ने अपने कान बंद कर लिए, पर आवाज उसके दिमाग के अंदर ही गूंज रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है, एक मधुर लेकिन भयानक सी फुसफुसाहट। अरुणिमा, वह बिस्तर से उठी। उसे लगा जैसे कोई उसे खिड़की की ओर खींच रहा है। उसने पर्दा हटाया। बाहर उसी पेड़ पर वह आकृति वापस थी। अब वह साफ दिख रही थी। यह कोई पक्षी नहीं था, यह एक इंसानी सी आकृति थी, लेकिन उसके कंधों से टेढ़े मेढ़े टूटे हुए पंख निकले हुए थे। उसका चेहरा पीला और बेदाग था और आंखें वे लाल, गहरी और अनंत थीं। उसने अपना हाथ उठाया, एक लंबी पतली उंगली से अरुणिमा की ओर इशारा किया और फिर
अरुणिमा ने अपने पीछे कमरे के कोने में एक और हलचल महसूस की। वह मुड़ी। वहां अंधेरे में वही सफेद साया खड़ा था जिसे उसने सीढ़ियों पर देखा था। यह एक औरत की आत्मा लग रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा डर और चेतावनी थी। उसने अपना होंठ हिला। चकवा भाग 3। वह चीख इतनी तीखी और डरावनी थी कि लगा जैसे हवा के साथ साथ समय भी जम गया हो। विवेक और अरुणिमा एक दूसरे से चिपक गए। उनके शरीरों में एक साथ सन्नाटा और ऐंठन भर गई। चीख थमी तो उसकी गूंज दीवारों में समा गई, मगर हवा में एक बेचैन खतरनाक कंपन छोड़ गई। यह क्या था? विवेक ने दबी हुई कांपती आवाज में पूछा। चकवा। अरुणिमा ने बिस्तर की चादर को जोर से पकड़ते हुए फुसफुसाया। उसकी नजरें कमरे के कोने में जाकर अटक गईं, जहां वह सफेद साया दिखाई दिया था। अब वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। वह औरत, उसने मुझे चेतावनी दी, हमें यहां से जाना ही है, अभी। इस बार विवेक ने कोई सवाल नहीं किया। उस चीख ने उसके अंदर का सारा संदेह और झिझक मिटा दी थी। दोनों ने जल्दी जल्दी में अपना सामान समेटा। कमरे का ताला टूटा हुआ था और दरवाजा चरचराता हुआ मानो उनके जाने का विरोध कर रहा हो। बाहर का कॉरिडोर और भी डरावना लग रहा था। मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं और सिर्फ चांद की कुछ किरणें ही खिड़कियों से छनकर अंधेरे को हल्का सा उजास दे रही थीं। वे दबे पांव सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम पर लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। दीवारों पर लगे चित्रों में मुर्दा लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थीं और उनके होठों पर एक भयानक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। कार की चाबी मेरे पास है, विवेक ने फुसफुसाया। बस नीचे उतरना है और बाहर निकलना है। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, उनके सामने वाला हॉल पूरी तरह से अंधकार में डूबा था। तभी दूर एक दरवाजा धीरे से खुला और बंद हो गया, जैसे कोई उन्हें आगे बढ़ने का इशारा कर रहा हो। शायद वह औरत, अरुणिमा ने कहा। वे उसी दिशा में बढ़े। वह दरवाजा एक लाइब्रेरी का था। अंदर किताबों की धूल और सड़न की गंध थी। बीचों बीच एक डेस्क पर एक पुरानी मोटी डायरी पड़ी थी, जैसे कोई उनके लिए विशेष रूप से रख कर गया हो। एक अजीब सी ताकत ने अरुणिमा को उसकी ओर खींचा। अरुणिमा, क्या कर रही हो? चलो, विवेक ने जल्दी से कहा। रुको, शायद इसमें कोई जवाब है। अरुणिमा ने डायरी खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे और लिखावट घिसी हुई थी। उसने चांदनी में पढ़ना शुरू किया। यह विला की मालकिन, एक युवती अनुराधा की डायरी थी। आज फिर वह आवाज आई, चकवा की आवाज। पिताजी कहते हैं यह सिर्फ एक पक्षी है, पर मैं जानती हूं यह राजकुमार है। वह मुझसे प्यार करता है। रात में वह मेरे सपनों में आता है। पिताजी ने मेरी शादी किसी और से तय कर दी है। मैंने राजकुमार से वादा किया था, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। वह कहता है कि अगर हम इस दुनिया में एक नहीं हो सकते तो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। आज रात मैं उससे जा मिलूंगी। उसने मुझे पीछे के बाग में पुराने बरगद के पेड़ के पास मिलने को कहा है। वह मुझे अपने साथ ले जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। यह आखिरी एंट्री थी। अरुणिमा ने डायरी बंद कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे। वह अपने प्रेमी के साथ भागने आई थी। यह चकवा कोई पक्षी नहीं, एक भूतिया प्रेमी है जिसने उसे यहां लालच देकर बुलाया था। तभी लाइब्रेरी का तापमान एकदम से गिर गया। किताबों की अलमारियां जोर से हिलने लगीं और फिर वह आवाज फिर से गूंजी, इस बार और भी करीब से, और भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली। चकवा, अरुणिमा, तुम मेरी हो। दरवाजे की चौखट पर वह आकृति प्रकट हुई। टूटे हुए पंख, पीला चेहरा और जलती हुई लाल आंखें। उसकी उंगली अब भी अरुणिमा की ओर इशारा कर रही थी। तुम उसकी तरह हो, सुंदर और अकेली। मेरे पास आओ। अरुणिमा का दिमाग सुन्न हो रहा था। उस आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, एक गहरी थकान और निराशा को भरने का वादा। वह अपने पैर उठाने को हुई, तभी वह सफेद साया फिर से प्रकट हुआ। अनुराधा की आत्मा। वह चकवा और अरुणिमा के बीच में आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा और पीड़ा थी। नहीं, अनुराधा की आवाज हवा में गूंजी, बिना होंठ हिले। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे मार डाला। तुम प्यार नहीं, मौत लेकर आते हो। चकवा की आकृति विकृत हो गई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तू मेरी थी, मैं तुझे किसी और के साथ नहीं जाने देता। यह सुनकर सच्चाई का पता चला। यह कोई भला प्रेमी नहीं, बल्कि एक ईर्ष्यालु और सत्ता की भूख रखने वाली आत्मा थी, जो अपने लिए साथी चुराती थी। भागो,
अनुराधा ने दोबारा चीख कर कहा और अपनी ऊर्जा से एक चमकदार झोंका पैदा किया, जिससे चकवा की आत्मा पीछे हट गई। विवेक ने अरुणिमा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले गया। वे अंधेरे हॉल में से भागे। पीछे से चकवा की गुस्से भरी चीखें और अनुराधा के रोने की आवाज आ रही थी। सीढ़ियां उतरकर वे मुख्य दरवाजे की ओर दौड़